नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 चकबंदी विभाग कंप्लीट करेंगे। ये जो है हम सीरीज चला रहे हैं, ये 6000 मतलब कि 6000 प्रश्नों का महामैराथन इस बुक से चला रहे हैं। अकेले बुक को कंप्लीट करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए हम आपके साथ मिल करके इस बुक को कंप्लीट कराएंगे, तो आपकी आसानी से ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ये लगभग 11 डेज में कंप्लीट हो जाएगी ये बुक। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक कोटेशन देखते हैं, जिससे कि आपके अंदर जोश भरा रहे। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए और लेखपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी विभाग किसके अधीन का एक विभाग है? मतलब चकबंदी विभाग जो है वो किसके अधीन आता है? ठीक है, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन क्या मतलब आंसर है, राजस्व विभाग के अधीन। किसके अधीन आता है? राजस्व विभाग के अधीन। खातेदारों की बिखरी जोतों को एकत्रित करने का काम किया जाता है चकबंदी विभाग द्वारा। मतलब चकबंदी में क्या होता है, जैसे जो कोई भी आदमी है तो उसके खेत 4 जगह है, तो उसको एक जगह इकट्ठे करके, जैसे 1 बीघा एक जगह, 1 बीघा एक जगह, तो उसके सारे जो जगह है उसको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं चकबंदी। ठीक है, तो चकबंदी विभाग द्वारा ये काम होता है। चकों के मार्ग एवं नाली की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो चकबंदी विभाग द्वारा की जाती है। चकबंदी आयुक्त प्रधान अधिकारी होता है, तो चकबंदी विभाग का होता है। कहाँ का होता है? चकबंदी विभाग का ही वो होता है। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जनपद लेवल पर कौन होता है? तो जिला उप संचालक। जिला उप संचालक क्या बोलते हैं उसे? चकबंदी। चकबंदी प्रक्रिया किस प्रकार की योजना है? तो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो कैसी योजना है? राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। चकबंदी के लिए राज्य को किन इकाइयों में बांटा गया है? तो कटकों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? कटकों में। चकबंदी के लिए किसी भी राज्य को किसमें बांटते हैं? हम कटकों में बांटते हैं। चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 11। तो कितने सदस्य होते हैं? न्यूनतम 5 और अधिकतम 11। चकबंदी योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। यूपी में कब हुआ था? 1954 में। चकबंदी योजना की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो कोरोना तहसील और मुसाफिर खाना तहसील में। कहाँ हुई थी? कोरोना तहसील में और मुसाफिर खाना तहसील में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? तो 1958 में। शुरुआत हुई थी 54 में और कंप्लीट पूरे राज्य में कब लागू कर दिया गया? 1958 में, मतलब 4 साल बाद। चकबंदी लेखपाल किसके अधीन कार्य करते हैं? तो चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। लेखपाल किसके अधीन करते हैं? चकबंदी लेखपाल वाले चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। राजस्व लेखपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला अधिकारी के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? जिला अधिकारी के अधीन। चकबंदी समिति में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? अधिकतम 4 होती है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग किसके अधीन काम करता है? तो राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान कौन होता है? तो राहत आयुक्त होता है। कौन होता है? राहत आयुक्त होता है। राहत आयुक्त का प्रमुख कार्य होता है, तो राहत आयुक्त जो होता है उसका मुख्य काम क्या है? दैवीय आपदाओं के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना। क्या काम होता है? दैवीय आपदाओं के समय, मतलब जो भी दैविक आपदा, मतलब बिजली गिर जाए या बारिश हो जाए, तो ये सब दैविक आपदाएं जो हैं, तो इसके समय में जो भी है उसका प्रबंधन की योजना करना और तैयार करना, सारी चीजें सब ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र बाढ़ संभावित है? मतलब कहां पर बाढ़ आ सकती है, कितने एरिया में? तो लगभग 73.6 लाख हेक्टेयर में। उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत भाग सिंचाई
नलकूपों द्वारा होती है, मतलब नलकूपों से कितने परसेंट होती है, तो 67%। कितने परसेंट, 67%। उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित क्षेत्र में नहर द्वारा कितनी होती है, मतलब नलकूपों द्वारा तो 67% और नहर द्वारा होती है ओनली 25%। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य करता है, कौन करता है, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो मतलब किस एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। नेपाल सीमा से लगे राज्य के पूर्वी जिले, जितने भी पूर्वी जिले हैं नेपाल सीमा से लगे हुए, वहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। देश में पैदा होने वाला कुल अनाज का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, 25%। मतलब पूरे देश में जो भी अनाज होता है उसका 25% किस में ही हो जाता है, उत्तर प्रदेश में ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, मतलब जो हम बोते हैं उसमें से कितने एरिया को हमें सींचना पड़ता है, तो 66% को सींचना पड़ता है। राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य के गजेटियर्स विभाग का कार्यालय कहाँ पर है, तो कार्यालय कहाँ पर है, जवाहर भवन। कहाँ होता है, जवाहर भवन में, ठीक है, ये लखनऊ में है। जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। कब हुई थी, 1957 में। जिला गजेटियर्स होते हैं जिले के प्रमाणिक सूचनाओं के स्रोत। क्या होते हैं, जिले के प्रमाणिक सूचनाओं के स्रोत। आगे देखते हैं। अमीन होता है, अमीन कौन होता है, भू राजस्व की वसूली करने वाला। जो भी भू राजस्व आता है उसकी वसूली कौन करता है, अमीन करता है। अधिकारी अभिलेख होता है, अधिकार अभिलेख होता है तो खसरा एवं खतौनी का सम्मिलित रूप, मतलब खसरा और खतौनी मिलाकर के वही तो अधिकारी अभिलेख होता है, जिस पर लिखा हुआ है कि आपकी ये जमीन इतनी है। तहसील दिवस आयोजित किया जाता है, तो तहसील दिवस कब होता है, तो प्रत्येक महीने का प्रथम या फिर तृतीय, मतलब पहला होगा या फिर लास्ट, क्या नाम है, थर्ड वाला होगा, ठीक है। कौन सा, मंगलवार। कौन सा दिन, मंगलवार। आगे देखते हैं। कृषि वर्ष का आरंभ होता है, कब होता है, 1 जुलाई से। क्या नाम है, कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से माना जाता है। सर्वप्रथम पटवारी शब्द प्रयोग में आया था, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के समय पे। चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय लेखपाल का रूप किसमें बदल दिया गया था, पटवारी में। या पहले भी क्वेश्चन हो गया, पहले चैप्टर में आप देखेंगे, देखा होगा तो आपको याद होगा। कृषि वर्ष किस तिथि को समाप्त होता है, तो 30 जून को। कब समाप्त होता है, 30 जून को, मतलब कि 1 जुलाई से तो शुरू हुआ और फिर घूम के क्या आ जाएगा, 30 जून आ जाएगा, तो 30 जून को खत्म होता है। दाखिल खारिज किया जाता है भूमि कब्जे में परिवर्तन होते हो, ठीक है। भूमि कब्जा जो भी होगा उसमें परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए दाखिल खारिज करना पड़ेगा। एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़े और उस पर उगने वाली फसल की जानकारी लिखी होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, खसरा कहलाता है, ठीक है। उस पर सब कुछ लिखा रहता है कि ये इतनी जगह है, इस पर ये फसल हो रही है, तो ये सब लिखा रहता है खसरे पर। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 किस धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया, मतलब इस अधिनियम में जो है लेखपाल का उल्लेख किस में है, तो धारा 23 में है। कौन सी धारा में, 23 में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में किसके कार्यों का विवरण किया जाता है, तो लेखपाल के कार्यों का विवरण होता है। पड़ताल कहलाता है, पड़ताल करना क्या कहलाता है, तो लेखपाल द्वारा किया जाने वाला खेत का वार्षिक निरीक्षण, मतलब लेखपाल जो है हर साल जो है खेतों पर जाता है, वो निरीक्षण करता है, तो वो कहलाता है पड़ताल करना। खातेदारों के बिखरे जोतों को एकत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, चकबंदी के द्वारा। किसके द्वारा, चकबंदी के द्वारा। किसी खातेदार के एक खेत के अधीन अधिकृत भूभाग कहलाता है, क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। कोई भी खातेदार है, एक खेत के अधीन अधिकृत भूभाग क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। कितना जोत रहा है वो। जिले का सबसे प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। जिला कलेक्टर होता है। आगे देखते हैं। गांव को हल्के, किसमें, हल्के में विभाजित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो जिला कलेक्टर के पास होता है। किसके पास होता है, जिला कलेक्टर के पास होता है। जिले में लेखपालों की संख्या का निर्धारण होता है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ये निर्धारण करती है कि जिले में कितने लेखपाल होंगे। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण तथा ग्राम पंचायत की किसी संपत्ति की क्षति से संबंधित रिपोर्ट जिला कलेक्टर को कौन देता है,
कौन देता है? लेखपाल देता है। खसरा, खतौनी, नक्शा आदि तैयार किया जाता है किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। किसान अपनी जमीन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। ठीक है, किसान जो भी काम के लिए जाता है मोस्टली किसके पास जाता है? सबसे पहले लेखपाल के पास ही जाता है। अपने अधिकार क्षेत्र के सारे भू अभिलेख उपलब्ध होते हैं किसके पास होते हैं? लेखपाल के पास होते हैं। सारे जो है जमीन से रिलेटेड रिकॉर्ड किसके पास होंगे? लेखपाल के पास होंगे। आगे देखते हैं। भू अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित की जाती हैं किसके द्वारा की जाती हैं? लेखपाल के द्वारा। कोई भी खतौनी वगैरह जो होती है जिसपे जब तक अगर लेखपाल के साइन हो जाएंगे तो वो प्रमाणित मानी जाएगी, वैसे नहीं मानी जाएगी। हम नेट से निकाल लें उसको, हम मतलब नेट वाली को लगा नहीं सकते कहीं भी, ठीक है, जब तक उस पर साइन नहीं होंगे। खसरा होता है, क्या होता है? गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए अतिरिक्त क्रमांक, क्या होता है? अंकित क्रमांक जो भी होता है, नाम नंबर लिखा रहता है उस पर। बोई गई फसलों का विवरण खसरों में दर्ज किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? लेखपाल के द्वारा किया जाता है। हर समय समय पर किया जाता रहता है लेखपाल के द्वारा। किसी खसरा में कितने खाने हैं? तो कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। खतौनी में कितने खाने होते हैं? खतौनी में कितने खाने होते हैं? 13 खाने होते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के अनुसार लेखपाल द्वारा अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेतों पर वर्ष में कितनी बार दौरा करना अनिवार्य है? तो 3 बार करना अनिवार्य, दौरा अनिवार्य है। ठीक है, लेखपाल कितनी बार जरूर जाएगा? 3 बार जरूर जाएगा खेत में। ठीक है, एक साल के अंदर खेतों का वर्ष में। ठीक है, जमाबंदी किसे कहते हैं? तो किसी किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण जहां एक स्थान पर खाते के रूप में दर्ज किया जाता है तो उसे कहते हैं जमाबंदी। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं, जमाबंदी क्या है? किसी किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण जहां एक स्थान पर खाते के रूप में दर्ज है, मतलब एक जगह पर रिकॉर्ड है पूरा, उसी को बोलते हैं जमाबंदी। जमाबंदी का नवीनीकरण कितने वर्षों में किया जाता है? मतलब उसको रिसाइकल, मतलब दोबारा से री करा जाता है। ठीक है, रिफ्रेश किया जाता है एक तरह से। ठीक है, तो समय समय पर उसको कितने साल बाद उसको रिफ्रेश किया जाता है? तो 4 साल बाद। कितने प्रत्येक साल बाद? 4 साल बाद। जमाबंदी रजिस्टर में किसान की स्वामित्व वाली भूमि में होने वाले परिवर्तनों को कौन दर्ज करता है? तो वो लेखपाल करता है। ठीक है, हर 4 साल पर लेखपाल उसमें चेंजेस करता रहता है। जैसे मान लीजिए चलो 4 साल के बीच में किसी ने अपनी जमीन किसी को बेच दी, तो 4 साल बाद उसका नाम उसमें से जमाबंदी में से हटेगा। जैसे 4 साल उसके बीच का टाइम आएगा जब लेखपाल उसमें निरीक्षण वगैरह करेगा तब वो हटाएगा उसका नाम। आगे देखते हैं। सजरा, क्या बोल रहे हैं? सजरा। सजरा होता है किसी गांव का एक प्रकार का नक्शा। क्या होता है? एक नक्शा होता है सजरा, जो लेखपालों के पास होता है। सजरा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? खेतों का कानूनी तौर पर भू स्वामित्व बनाने हेतु। ठीक है। खसरा होता है कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज। खसरा क्या होता है? कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज। पटवारी होता है, पटवारी क्या होता है? राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है। पटवारी कौन होता है? राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है। लेखपाल कार्य करता है, तो लेखपाल क्या काम करता है? गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल काम करता है। पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर कब विकसित हुआ था? ठीक है, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर कब विकसित किया गया था? तो वर्ष 2005 में विकसित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब किया गया था? वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा। पटवारी पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका यूज क्या है, मतलब क्यों किया गया इसे? तो जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा सुरक्षित करने के लिए, मतलब जो भी जमीन है उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए। शान बोगरू तथा पटेल आदि नामों से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो पटवारी जाना जाता है। किसके नाम है? ये पटवारी के नाम है। खसरा का नवीनीकरण किया जाता है प्रत्येक वर्ष। खसरा कितने साल बाद नवीनीकृत होता है? हर साल नवीनीकृत होता है। खतौनी का नवीनीकरण किया जाता है कितने साल बाद? 6 साल बाद। देखो, खसरा 1 साल पे होता है और खतौनी 6 साल पे होती है। खतौनी क्या है? किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची। ठीक, खतौनी क्या होती है? एक व्यक्ति या फिर एक परिवार की जो भी जमीन होती है उस सबकी सूची होती है। आगे देखते हैं। दिनचर्या वही में किस अवधि में हुए कार्यों का विवरण होता है? तो 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई, मतलब पूरा 1 साल घुमा रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर दोबारा घूम के 31 जुलाई आ रही है।
खरीफ पड़ताल कब प्रारंभ होती है? तो खरीफ की जो पड़ताल होती है तो रबी, खरीफ और जायद तीन होती है ना फसलें, तो उसी के हिसाब से बात चलिए। खरीफ की पड़ताल होती है वो 10 अगस्त को होती है। रबी की पड़ताल कब होती है? 1 जनवरी को होती है। रबी कब होती है? 1 जनवरी को। जायद की पड़ताल कब होती है? 1 मई को। खेवट होता है, खेवट क्या होता है? जमींदारी का एक रजिस्टर। खेवट क्या होता है? जमींदारी का एक रजिस्टर। खतौनी में विवरण होता है। खतौनी में किसका विवरण होता है? जोतदार की भूमि धारण करने की हैसियत। ठीक है, खतौनी में किसका विवरण होता है? जोतदार की भूमि धारण करने की हैसियत। किसान बही में विवरण होता है। तो किसान बही जो होता है उसमें क्या क्या होता है? किसान की खेती, प्रकार, मात्रा तथा हक संबंधी जानकारी। ठीक है, ये सब किसान बही में होता है। जिला कलेक्टर द्वारा गांव रजिस्टर तैयार कराया जाता है। कितने साल बाद? प्रत्येक 5 वर्ष पर। किसके माध्यम से गांव के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है? ठीक है, तो चकबंदी के माध्यम से। ठीक है, आबादी मतलब जहां पर जनता रह सके, तो वो किसके द्वारा निकाली जाएगी? चकबंदी के माध्यम से निकाली जाएगी। किसानों के छोटे छोटे चकों में बटी भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है ताकि किसानों को कृषि कार्य करने में आसानी। तो किसके द्वारा? चकबंदी के द्वारा। यही चैप्टर है, ये शुरुआत में भी आया था क्वेश्चन। ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। तो ऐच्छिक चकबंदी क्या है? जब किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करवाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है सरकार उसके ऊपर ना ठोपे, किसान खुद अपनी मर्जी से करा, तो उसे बोलते हैं ऐच्छिक चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो पंजाब में की गई। कहाँ की गई थी? पंजाब में, वर्ष 1921 में। अनिवार्य चकबंदी की जाती है। तो अनिवार्य मतलब जरूरी चकबंदी किसके द्वारा की जाएगी? कानून के द्वारा की जाएगी। ठीक है, कोई मानेगा नहीं तो कानूनी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, चकबंदी की आंशिक अनिवार्यता से संबंधित कानून सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया, वर्ष 1923 में। किसी गांव के 75% भूमि के स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बाद शेष बची भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को चकबंदी के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर मान के चलो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 75% भूमि है, तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास 25% रह गई है, तो उन्हें मानना पड़ेगा। तो उनको क्या बोलते हैं? तो आंशिक अनिवार्य चकबंदी में। किसमें जाएंगे वो? आंशिक अनिवार्य चकबंदी। सरकार द्वारा कानून बनाकर अपनी ओर से की जाती है। क्या की जाती है? पूर्ण अनिवार्य चकबंदी। ठीक है, सरकार द्वारा जो भी कानून बना करके जब चकबंदी की जाएगी तो उसे बोलेंगे पूर्ण अनिवार्य चकबंदी। पूर्ण अनिवार्य चकबंदी से संबंधित कानून सर्वप्रथम कब बनाया गया? तो वर्ष 1947 में बनाया गया। कब बनाया गया? वर्ष 1947 में। किस प्रकार के चकबंदी हेतु किसानों की सहमति आवश्यक नहीं है? तो पूर्ण अनिवार्य चकबंदी में। ठीक है, कोई भी किसान की जरूरत नहीं है पूछने की, पूर्ण अनिवार्य चकबंदी में। चकबंदी से संबंधित बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? वैज्ञानिक ढंग से कृषि संभव हो पाती है। मतलब एक जगह जगह में इकट्ठी हो गई है तो ज्यादा जगह है तो मतलब खर्चा जो है कम होगा, सीधी सी बात है। चकबंदी के द्वारा भूमि बेकार नहीं होती है खेतों की मेड़ों में। ठीक है, मेड़ जो बनाते हैं बार बार छोटे छोटे खेत वाले, तो मेड़ में भी तो जमीन खराब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चकबंदी की सबसे बड़ी बाधा क्या है? गांव की जमीनों की कीमत में पाया जाने वाला अंतर। ठीक है, अब कोई खेत गांव से दूर है तो उसकी जमीन सस्ती होगी, कोई खेत गांव के पास है या कोई गांव जो है शहर के पास आ गया तो उसकी जमीन महंगी हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है चकबंदी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1973 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1973 में। मंडी समितियों की गतिविधियों का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। बाजार समितियों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बाजार समितियां जो होती हैं उनकी स्थापना की जाती है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। निर्माता विक्रेता के उचित मूल्य का प्रबंधन तथा सही वजन से संबंध कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। बेहतर भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा।
कृषि उपज की बिक्री संबंधी विवादों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा। कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। कब किया गया? 1 दिसंबर 1919 से। ठीक है, 1 दिसंबर 1919 से स्वतंत्र विभाग के रूप में कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1920 को स्वतंत्र विभाग के रूप में कृषि विभाग कब बनाया गया? 1 मई 1920 को। कृषि विभाग का मूल उद्देश्य क्या है? कृषि विकास की दर को बढ़ाने के साथ साथ उत्पादकता में वृद्धि करना। सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सन 1875 में। कब हुई थी? सन 1875 में। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से संबंध किया गया, कब किया गया? सन 1880 में। कब किया गया? सन 1880 में। ये डेट से आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आप लिख लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से ये चीजें याद रहेंगी। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम कृषि को राज्य सरकार के अधीन किया गया? तो 1919 अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1952 में। कब हुआ? वर्ष 1952 में। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम में विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग रखता है। कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की उपयुक्त जानकारी की जाती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ये कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है भारत के प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की उपयुक्त जानकारी। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिक मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे बोलते हैं बंजर भूमि। मतलब जो कृषि के योग्य नहीं होगी वो बंजर भूमि होगी। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, ग्राम पंचायत स्वामित्व वाली भूमि को। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक बिना कृषि में रहने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो वर्तमान परती भूमि। एक कृषि वर्ष मतलब 1 साल तक कृषि वर्ष में रहे या फिर उससे कम समय तक बिना कृषि में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाएगा? वर्तमान परती भूमि। निवल बोए क्षेत्र के अंतर्गत वह भूमि शामिल होती है। तो निवल बोए क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं? जिस भूमि पर उगाई व काटी हो। ठीक है, जिस भूमि पर फसल उगाई जाए या फिर उस पे से काटी जाए तो उसे बोलते हैं निवल बोए क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निवल बोए क्षेत्र। ग्राम स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है, कौन होता है? पटवारी होता है। सिंपल बात है। अब थोड़ा सा हम तहसीलदार के बारे में बात करेंगे। तो तहसीलदार के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो आप याद रखेंगे और ये यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा शायद। यह राजस्व, तहसीलदार कौन होता है? यह राजस्व निरीक्षक के साथ एक कर अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? एक कर अधिकारी होता है। तहसीलदार तहसील का कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, वो मजिस्ट्रेट भी होता है। ठीक है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। तहसीलदार जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? तहसीलदार राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करता है। तहसीलदार के तत्काल अधीनस्थ को नायब तहसीलदार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार ही करेगा। इनके द्वारा विद्यार्थियों के लिए आय, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। कौन करता है? तहसीलदार करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी तहसीलदार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको पता ही है कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ये दूसरा चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और इसी तरह से हम डे बाय डे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल पर कई सारी चीजें आप पढ़ी हुई हैं, आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, तो उस पर करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा हुआ पूरा स्पीडी का। ठीक है, 1 साल का, तो आप वहां से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो पूरा करंट अफेयर्स आप वहां से पढ़िए। ठीक है, और जैसे जैसे अपडेटेड करंट अफेयर्स की स्टडी आएगी तो मैं आपके चैनल पर इस चैनल पर आपके लिए डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप सारे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।